वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी मेंस एग्जाम जो है वो काफी नजदीक आ रहा है। आज हमारा जो चर्चा का टॉपिक है वो यूपीएससी मेंस एग्जाम बेस्ड ही है और यहाँ यूपीएससी मेंस एग्जाम टॉपिक पर चर्चा करने का मुख्य जो मेरा उद्देश्य था वो निबंध पेपर को लेकर था। हालांकि मैं यहाँ यूपीएससी मेंस के जो सिलेबस होते हैं, कितने पेपर होते हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं, हल्का सा मैं आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन मैं डीपली नहीं समझा पाऊंगी क्योंकि अभी तक जो बच्चे यूपीएससी मेंस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं वे यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि बिना सिलेबस की तैयारी जो है और यूपीएससी का जो तैयारी है वो कभी नहीं हो सकता। आप सिलेबस को सामने रखेंगे और सामने रखने के बाद तैयारी करेंगे तभी इस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो पाएंगे, पास हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ एग्जाम के सिलेबस को थोड़ा बहुत आपके सामने रखूंगी और मेरा जो ज्यादा ध्यान रहेगा वो निबंध के टॉपिक पे रहेगा। हालांकि निबंध के टॉपिक पे चर्चा कराने का एक जो मेरा मेन पर्पस है वो ये है कि मुझे पिछले 4 सालों से मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का अच्छा खासा अनुभव है। साथ ही मुझे मेंस यूपीएससी मेंस एग्जाम में 2 बार बैठने का और एग्जाम देने का भी मुझे अच्छा खासा अनुभव है। मुझे निबंध में अच्छे मार्क्स मिले हैं और ये इसका श्रेय जो है वो मैं दृष्टि आईएएस संस्थान के डायरेक्टर विकास दी विकृति सर को देना चाहूंगी, क्योंकि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ और मेरा जो निबंध का जो क्लास हुआ है मैंने उन्हीं से लिया है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर जो निबंध को लेकर कोई कमी है वो चीज है। मैं निबंध जब लिखने बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं से मेरे अंदर वो मटेरियल वो सारी सामग्रियां मेरे सामने हैं जो कि मुझे निबंध के लिए चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार फिर विकास सर का थैंक यू बोलना चाहूंगी जिसने मुझे निबंध पेपर के लिए काफी अच्छे से तैयार किया है। लेकिन इन सबसे पहले मैं उन लोगों को भी थैंक यू कहना चाहूंगी जो कमेंट बॉक्स में मुझे सही तरीके से गाइड कर रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा ग्रेसफुल हूँ उनके प्रति और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे ऐसे ही आगे पॉजिटिवली अपनी राय देते रहें ताकि मैं कुछ अच्छा कर सकूं आप सबके सामने और आपको एक सही दिशा दे सकूं ताकि आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बना सकें। चलिए इन्हीं बातों के साथ चलते हैं। आज हमारे मेंस एग्जाम के कुछ सिलेबस को जानते हैं। उन सिलेबस के साथ हम जानते हैं कि ऐसे में आप क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कि आपको मार्क्स इम्प्रूवमेंट मिल सके, आपको अच्छा मार्क्स मिल सके। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हमारे साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी मेंस एग्जाम में जो हमारा पहला एग्जाम होता है वो होता है ऐसे का। किसका होता है? ऐसे यानी निबंध का। ठीक है, इस निबंध में हमारे 2 टॉपिक आते हैं। कितने टॉपिक आते हैं? 2 टॉपिक आते हैं लिखने के लिए, जिसमें एक हमारा मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है। ठीक है, हालांकि जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे होंगे या फिर जो बच्चे यूपीएससी के निबंध को देखे होंगे पिछले 5 सालों के, ठीक है, कम से कम तो 5 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना ही चाहिए। ठीक है, जो इस तैयारी में लगे हुए हैं या फिर जो इसमें इस तैयारी को करना चाहते हैं वे पिछले 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखें। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा तो निबंध के पेपर में जो निबंध का टॉपिक आता है वो 2 तरह के आते हैं। पहला है मूर्त और दूसरा है अमूर्त। ठीक है,
निबंध के टॉपिक के बाद जो एग्जाम होता है वो होता है हमारा जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो एथिक्स पेपर होता है, इन चारों पेपर का एग्जाम होता है। आफ्टर देन ऑप्शनल एंड हिंदी एंड इंग्लिश, जो जिसमें पासिंग मार्क्स होते हैं उनका एग्जाम होता है। खैर इतना डीपली समझाने का यहाँ कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि जो बच्चे यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी मेंस में बैठने जा रहे होंगे उन्हें इतनी बातों का तो पता जरूर होना चाहिए और होगा भी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, क्योंकि मेरा एक अपना निजी अनुभव ये है कि बिना यूपीएससी के सिलेबस देखे बिना तैयारी करना असंभव है। जैसा हम कि किसी बुक को अगर हम पढ़ने बैठे तो उस बुक के साथ साथ हमारा सिलेबस स्टडी टेबल पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। कितना नहीं पढ़ना है वो चीज नहीं मायने रखता है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, ये तो बात हो गई एक ओवरव्यू हमारे सिलेबस की कि किस किस सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने जो आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी मेंस में निबंध का टॉपिक। आखिर निबंध का जो टॉपिक है इतना महत्वपूर्ण क्यों है और निबंध में ऐसा क्या लिखे, क्या एग्जाम्पल दे, क्या चार्ट बनाए, क्या डायग्राम दे, ताकि जो हमारे मार्क्स हैं वो इम्प्रूव हो। क्योंकि मुझे जो यूपीएससी मेंस एग्जाम में मार्क्स आए हुए हैं वो 150, लास्ट मेरा 150 मार्क्स गया हुआ है और मॉक टेस्ट में भी मेरा अच्छा खासा मार्क्स गया है। हालांकि मैं अपने मॉक टेस्ट के जो मेरा मॉक टेस्ट का जो पेपर है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, उसका आप देख लेना, वहां से मेरे मॉक टेस्ट का जो पेपर है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने निबंध के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऐसे निबंध। ये जो है जैसा कि आप जानते होंगे कि निबंध का जो टॉपिक है वो टोटल 250 मार्क्स का है। कितने का है? 250, 250 मार्क्स का निबंध का पेपर होता है, जिसमें ऑलमोस्ट जैसा कि देखा गया है कि 120, 125 एंड 130 मार्क्स आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मैं आपको यहाँ समझाऊंगी कि मैं इससे भी ज्यादा मार्क्स लाने की बात कर सकती हूँ और आपके सामने प्रूव भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा अपना अनुभव मेरे साथ है। ठीक है, पहला चीज की ऐसे की शुरुआत कैसे करें। देखिए, जो हमारे अनुभव के द्वारा जो हमारा पहला टॉपिक होगा कि निबंध में, निबंध की सबसे पहला टॉपिक तो यही हो जाता है कि निबंध की शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक तो यही हो जाता है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो जैसे कि आपके सामने कोई ऐसे का टॉपिक आता है, आप उस टॉपिक को पढ़िए, उस टॉपिक को समझिए, उसके शब्द को तोड़िए। सबसे पहला आपका तो रूल यही होना चाहिए कि उस शब्द से खेलिए कि आखिर इस शब्द में क्या क्या छुपा हुआ है। ठीक है, जैसे कि हम एक टॉपिक ले लेते हैं आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल भारत एक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इसका महत्व। ठीक है, हालांकि इसको आप माइंडली नहीं लेंगे,
ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए, ताकि मैं इसको बेस बना के आपको समझा सकूं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत कहाँ से करें, तो मैंने आपको पहले बताया कि पहले शब्दों से खेलिए, शब्दों को पहचानिए कि आखिर शब्द क्या कहना चाह रहे हैं हमसे, इन शब्द में क्या क्या ऐसा मेन की पॉइंट है जो कि ऐसे को बेस बना के लिखा जा सकता है। तो पहला चीज कि हम यहाँ देखेंगे कि एक चीज तो हमारे यहाँ सबसे जो भारी भरकम शब्द है वो भारत है। क्या है? भारत है। किसके बारे में बात हो रही है? तो इंडिया के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और इंडिया में भी किस चीज के, एक तो शब्द हमारा यही हो गया पहला, दूसरा है एक अर्थव्यवस्था। क्या है दूसरा हमारा जो की पॉइंट निकल के सामने आता है वो है एक अर्थव्यवस्था। ठीक है, यहाँ दूसरा मेरा की पॉइंट हो गया एक अर्थव्यवस्था। तीसरा है इसका महत्व। तीसरा क्या है? इसका महत्व। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि हमारे सामने ये 3 पॉइंट आ गए हैं। एक तो पहला है भारत, दूसरा है उसकी अर्थव्यवस्था, तीसरा है कि उस अर्थव्यवस्था के महत्व के बारे में बात कर रहा है। किसके अर्थव्यवस्था के महत्व के बारे में? तो भारत, जहां हम रहते हैं। ठीक है, पहला चीज तो यही हो गया। और हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पहला सवाल है कि इसकी शुरुआत हम कहाँ से करें। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम इसकी शुरुआत कहाँ से करें। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो इसकी शुरुआत है वो आप किसी कहानी से कर सकते हैं। ठीक है, किसी पेपर के, जो पेपर में आए दिन एग्रीकल्चर से, इकोनॉमिक से, ज्योग्राफिकल पॉइंट से कुछ न कुछ टॉपिक प्रतिदिन आते ही रहते हैं। और पेपर पढ़ना ये तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही पसंदीदा बात होती है। ठीक है, तो यहाँ जो है कि इसकी शुरुआत कैसे करें, तो यहाँ इसकी शुरुआत अगर हम एक कहानी से करें तो ये बहुत ज्यादा मतलब फ्रूटफुल हो जाएगी पढ़ने वालों के लिए। जब हम कहानी यहाँ रखेंगे तो जो पढ़ने वाले हैं वो एक तरह से मोटिवेट होंगे कि देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है, इस कहानी का एंडिंग क्या है, आखिर ये जो बच्चा है जो जिसने निबंध लिखा है वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो इस मतलब इस स्टोरी को बेस बनाते हुए जो एग्जामिनर है वो आपकी कॉपी को चेक करने में आगे बढ़ सकेगा और आपका जो लिखावट है उसको वो पढ़ सकेगा और पसंद कर सकेगा। ठीक है, तो भारत एक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इसका महत्व जो है, इसमें अगर हम कोई टॉपिक डालना चाहे, कोई कहानी डालना चाहे तो आप अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से आप डाल सकते हैं। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है वहां से कोई आप कहानी डाल सकते हैं, या फिर शहरी पृष्ठभूमि से ही कोई कहानी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये कहानी को जरूरी नहीं है कि आप पत्रिका से ही बनाएं, आप अपने दिमाग से ही बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई कि कितने शब्द में लिखे। दूसरी बात ये हो गई कि इसको आखिर शब्द की सीमा क्या है, शब्द की सीमा क्या है। शब्द की जो सीमा है आपने देखा होगा कि यूपीएससी के एग्जाम में जो निबंध के लिए शब्द सीमा रहता है वो 1000 से 1200 शब्द में लिखना होता है। हालांकि ये जो 1000 से 1200 शब्द है वो 7 से 8 पेज में आते हैं। ठीक है, मेरा अपना अनुभव है कि मैंने जो जिस तरीके से मेरा जो लिखावट था, मैं जिस तरीके से लिखती थी निबंध, वो करीब 6 से 7 पेज में जाते थे और तकरीबन 1000, 1050, 1055 या 60 ऐसे मेरे शब्द चले जाते थे। ठीक है, तो आप भी उसी तरीके से लिख सकते हैं। और इसमें एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारा तीसरा की पॉइंट है निबंध को लेकर, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कि ऐसे में जब हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारा जो भूमिका होता है वो होना चाहिए। पहला चीज, भूमिका में आप कोई कहानी लिख सकते हैं। ठीक है,
किसी घटना से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी कहानी, किसी घटना, या फिर आप बहुत ज्यादा मूवी देखते हो तो मूवी की ऐसी कोई घटना जो कि आपके दिमाग में उस सब्जेक्ट से कोरिलेट होती हो उस समय, आप वो भी लिख सकते हैं। यानी कि फिल्म से संबंधित कोई भी विषय जो आपके विषय से कोरिलेट होती हो। तो यहाँ कोई ऐसा बाउंड नहीं है कि नहीं आप कहानी ही लिखेंगे, आप किसी कविता से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, आप किसी कविता से शुरू कर सकते हैं, किसी शायरी से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, आप किसी भी टॉपिक से स्टार्ट करें ताकि आपका जो ऐसे का जो पोर्शन है, जो फर्स्ट पोर्शन है, वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाए, पढ़ने वाले को लगे कि देखते हैं कि आगे क्या लिखा है, ठीक है, और वो उसको तो बस हमें एक बहाना चाहिए कि वो हमारे ऐसे को पढ़ के पसंद करे और पसंद करने के तौर पे हमें मार्क्स दे, ठीक है। पहला चीज तो यही हो गया। भूमिका की बात तो हमारा जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है मेन बॉडी का। भूमिका लिखने के बाद जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो क्या आ जाता है, वो मेन बॉडी का, कि उसके बारे में आखिर हम क्या लिखें। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आता है कि आखिर हम वहाँ क्या लिखें, तो आप इतना तो जरूर तैयारी करते करते, यूपीएससी की तैयारी करते करते आप तो इतना जरूर समझ गए होंगे कि किसी भी एरिया का अपना ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक एक सारांश होता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने लिया था एक अर्थव्यवस्था, भारत की एक अर्थव्यवस्था और उसका महत्व, उसके बारे में जैसा कि उसका आखिर कुछ तो ऐतिहासिक महत्व होगा अर्थव्यवस्था का। एक मिनट, सॉरी, कुछ तो ऐतिहासिक महत्व रहा होगा उस अर्थव्यवस्था का, भारत की अर्थव्यवस्था का। भौगोलिक जुड़ाव रहा होगा, कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक महत्व रहा होगा, ठीक है। इन सभी को अगर हम 100 शब्द अगर लिखते हैं, ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, कितने टॉपिक हमारे हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। अगर हम इन सब से, अगर इन सभी शब्दों को कोरिलेट करके, भारत की अर्थव्यवस्था से कोरिलेट करके कि उसका क्या ऐतिहासिक महत्व था, क्या उसका ज्योग्राफिकल महत्व था, क्या उसका कल्चरल महत्व था, क्या उसका इकोनॉमिकल महत्व था, या फिर क्या उसका सामाजिक इम्पोर्टेंस था, अगर इन सब से हम कोरिलेट करके अगर 100 शब्द भी लिख रहे हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 600 शब्द हमारे हो जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ अगर हम बहुत छोटा भी भूमिका, कथा, कहानी या कविता, शायरी से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे किसी तरह से 200-250 शब्द तो खूब आराम से हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है मेन बॉडी के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो एक लास्ट में ओवरव्यू, सारांश का आता है। लेकिन सारांश का आता है, ठीक है। सारांश का मतलब यहाँ पे हो गया कि आप उस ऐसे को लेकर कितने पॉजिटिव हैं, ठीक है। आपने अगर नेगेटिव पॉइंट बता दिया है तो लास्ट में जो आप उस ऐसे का एंडिंग करेंगे वो हर हाल में सकारात्मक होना चाहिए। इस बात पे आप बिल्कुल गौर करेंगे कि नकारात्मक नहीं होना चाहिए, उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो सकारात्मक होना चाहिए और एक अच्छे भाव के साथ होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पढ़ते हुए ऐसा महसूस हो सके कि बच्चा जो सारांश लिखा है, सबसे जो एंडिंग पॉइंट का जो महत्व लिखा है वो बिल्कुल सकारात्मक है और कुछ संदेश के साथ एंडिंग करें, ठीक है। अपने कुछ आप बातों को रूबरू कराएं कि हाँ अगर ऐसा हो सकता है
तो देश में विकास की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। देश में विकास, जो चौमुखी विकास है, वो काफी आगे जाएंगे, जिससे कि हमारा देश विकास करेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जो हमारा सारांश होगा, सारांश को ज्यादा बड़ा नहीं करना है। ठीक है, सारांश में अगर आप, जैसे मान लीजिए अगर आप 150 शब्द में या फिर 250 शब्द में अगर सारांश लिख रहे हैं, तो उस सारांश को खत्म करते हुए अगर आप किसी कविता से, किसी आप कोटेशन से, ठीक है, आप अगर खत्म करते हैं या फिर किसी 3-4 लाइन के शायरी से खत्म करते हैं, तो ये बहुत ही आपके लिए रोचक होगा, आपके लिए पॉजिटिव होगा कि आपके नंबर और बच्चों से इम्प्रूव कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ तो ये हो गया कि ओवरव्यू आपके जो मतलब मैंने आपको बताया कि ऐसे में कैसे कैसे आप की पॉइंट डाल सकते हैं, क्या क्या आपका पार्ट होना चाहिए ऐसे में। यहाँ मैंने आपको बस हल्का सा रूबरू कराया है। मैं कोशिश करूंगी कि अगले लेक्चर में मैं आपको एक ऐसे पे आपको टॉपिक बताऊं, भूमिका बताऊं कि कैसे उस पे भूमिका लिखना है, कैसे उसका मेन बॉडी बनाना है, कैसे उसका एंडिंग करना है पॉजिटिवली। ठीक है, एंडिंग करते हुए और कैसे आपको और बच्चों से अधिक मार्क्स मिले। ठीक है, मैं आपको इन सभी से रूबरू कराऊंगी अगले क्लास में। अभी इस चीज को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ताकि मैं आपको अगले लेक्चर में एक ऐसे को ही बता सकूं कि उसको मैंने किस प्रकार से लिखा, या फिर मैं रहती तो कैसे लिखती। आप भी सोचिएगा कि आप होते तो वहां कैसे लिखते, आपकी लिखावट और मेरे लिखावट में क्या अंतर है। ठीक है, इन सभी को ध्यान देंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे रूबरू कराते रहें। ठीक है, और बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।